नमस्कार साथियों, अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है गैमेटोजेनेसिस, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसके बारे में जानकारी हो गई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में जानकारी हो गई। अब हमको गैमेटोजेनेसिस पढ़ना है कि गैमीट्स कैसे फॉर्मेशन होते हैं। गैमेटोजेनेसिस में देखें दो तरह से है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दूसरा ओवोजेनेसिस। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और फीमेल में ओवोजेनेसिस प्रोसेस होता है जिसमें सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन होता है। ओवरी के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब में ओवम बनता है और फिर जाइगोट पड़ के अगला प्रोसेस होता है। तो ये हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टी में होता है, लेकिन ओवरी में ओवम का फॉर्मेशन नहीं होता है, बल्कि सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। और सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर के जब फैलोपियन ट्यूब में जाएगी तो वहाँ ओवम बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम बनता है। तो आज हम सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी क्या है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसको अगर हम देखेंगे तो सीधे सीधे दो पार्ट में होता है। पहला होता है स्पर्म यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जिसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस देखिए, जिसमें हम स्पर्मेटिड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है स्पर्म में, यानी स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्म में। दो खंड इसके होते हैं। पहले खंड में स्पर्मेटिड बनेगा और दूसरे खंड में स्पर्म बनेगा। पहले वाले पार्ट में जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, इसमें स्पर्मेटिड बनेगा, और ये स्पर्मेटिड दूसरे पार्ट में जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस में, जिसमें से ये स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म होगा स्पर्म में। दो पार्ट करके हम इसको पढ़ते हैं। दोनों अलग अलग देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा हमको क्या है। हम सबसे पहले देखें कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होता कहाँ है। हम लोगों ने टेस्टी के स्ट्रक्चर को देखा था। तो टेस्टी जो है मेल के केस में टेस्टी पेयर में होती है, राइट एंड लेफ्ट एब्डोमेन में होती है टेस्टी। टेस्टी के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक टेस्टी टेस्टिकुलर लेबुल से मिलकर बनी होती है। करीब करीब 250 टेस्टिकुलर लेबुल्स एक टेस्टी में होते हैं, और इस टेस्टिकुलर लेबुल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। दो शब्द है इसमें, कंफ्यूजन मत कीजिएगा। एक होता है टेस्टिकुलर लेबुल्स। टेस्टिकुलर ये स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, टेस्टिकुलर लेबुल्स, ये लेबुल है, इससे मिल के बना होता है टेस्टी। इसी टेस्टिकुलर लेबुल्स में सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूबुल, एक जगह लेबुल है, दूसरी जगह ट्यूबुल है। एक जगह टेस्टिकुलर है, दूसरी जगह सेमिनिफेरस। तो हम बात करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की। टेस्टी के अंदर होते हैं टेस्टिकुलर ट्यूबुल्स, लेबुल्स, देन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। एक टेस्टिकुलर लेबुल्स में 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूबुल के हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ते समय देखा था कि इसकी इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है,
और बीच बीच में सर्टोली सेल होते हैं। दो तरह की सेल होती है। इसी दोनों तरह की सेल का यूज जो होता है वो स्पर्मेटोजेनेसिस में होता है। पहला कौन सा सेल है, उसको हम कहते हैं जर्मिनल सेल, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। हम लोगों को स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर उसकी लाइनिंग जो बनी होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, या जर्म सेल की बनी होती है, या इसको स्पर्मेटोगोनियम कहिए। कई नाम है, कई नाम से पुकारा जाता है इसको। आप अल्टरनेटिव नाम इसको जरूर याद रखिए। उसको चाहे जर्मिनल एपिथेलियम कहिए, चाहे जर्म सेल कहिए, चाहे स्पोरोगोनियम कहिए, चाहे उसको आप जर्म लेयर्स कहिए। कई नाम है उसके। एक तो ये सेल्स बनी होती है, उसके बाद बीच बीच में सर्टोली सेल्स होती हैं। यही दोनों सेल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में इन दोनों प्रकार के सेल्स का यूज होता है, और यही दोनों सेल मिला करके स्पर्मेटोजेनेसिस की दोनों प्रक्रियाएं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स से स्पर्म, दोनों तरह की ये जो स्पर्म हमारे बनते हैं दोनों पार्ट में, ये दोनों सेल्स जर्मिनल एपिथेलियम और सर्टोली सेल्स, ये दो तरह की सेल्स जो है वो इसको मिलकर के बनाती हैं। अब हम लोग देखते हैं जरा आगे स्ट्रक्चर, कैसे जर्मिनल एपिथेलियम स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कर रही है। पहला पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस। पहला पार्ट क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी हम देखेंगे कि स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और स्पर्मेटिड के फॉर्मेशन के बाद तब देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन फाइनली कैसे होता है। तो देखिए ये आपको जर्मिनल एपिथेलियम या जर्म सेल या स्पोरोजेनिक सेल भी कहते हैं, या स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। ये किनारे किनारे आपकी जो सेल बनी होती हैं वो होती हैं। पहला इसमें देखिए, इसमें 3 फेज होता है। पहले फेज को कहेंगे हम मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीफिकेशन फेज। दूसरे के कहेंगे ग्रोथ फेज, और तीसरे को कहेंगे मैच्योरेशन फेज, या इसको हम कभी कभी मियोटिक फेज भी कहते हैं, मियोटिक फेज। ये 3 फेज में स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से इसको देखिएगा। पहला फेज है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा फेज है ग्रोथ फेज, तीसरा फेज है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज को मियाटिक फेज भी कहते हैं। अब देखें जरा इसमें प्रोसेस कैसे होता है। ये जो जर्मिनल एपिथेलियल है, या जिसको जर्म सेल है, या कभी कभी इसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी कहते हैं। देखिए ये सेल जो है, जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स का स्ट्रक्चर होता है, उसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है, या उसको जर्म सेल कहिए बनी होती है, या उसको प्राइमोर्डियल जर्म सेल की बनी होती है, या उसको कहिए स्पोरोगोनियम की बनी होती है। कई नाम है। उसका जो लाइनिंग होती है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल PRIMODIUM प्राइमोर्डियम जर्म सेल, या जर्मिनल एपिथेलियल कहिए, जर्मिनल एपिथेलियम कहिए, या स्पोरोगोनियम कहिए। उस सेल में जो ये डिप्लॉइड होती है, ध्यान रखिएगा, डिप्लॉइड सेल है। ये सेल क्या है, डिप्लॉइड। इसमें डिवीजन शुरू होगा, माइटोटिक डिवीजन शुरू होगा।
तेजी से डिवीजन होगा, इसे इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीपल डिवीजन होगा, स्पीडीली ये सेल डिवाइड शुरू करेंगे और डिवाइड करके बहुत सारी सेल का फॉर्मेशन करेगी। इसी को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। इसमें जितनी सेल बनती हैं, देखिए जितनी सेल बनी हुई है फर्स्ट स्टेज में, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज की सेल्स हैं। सेल्स जो बनेगी ये सब की सब डिप्लॉयड, माइटोटिक डिवीजन इसमें हो रहा है। ग्रोथ मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स की इंटरनल लाइनिंग है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जर्मिनल एपिथेलियम से बना है, या उसको हम जर्म सेल भी बोलते हैं, या इसको स्पोरोगोनियम भी सेल बोलते हैं, या इसको प्राइमोडियम जर्म सेल भी बोलते हैं। इसमें स्पीडली माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन के बाद बहुत सारी सेल्स इंटरनल लाइन में बन जाएंगी, और जितनी सेल होती हैं सब की सब डिप्लॉयड होती हैं, क्योंकि इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा? माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन हो रहा है इसमें सब में। इस फेज को हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज। जी आपका पहला फेज कंप्लीट हो गया, बहुत सारी सेल बन के तैयार हो गई। दूसरा फेज शुरू होगा जिसको कहेंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में सेल का डिवीजन नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, बल्कि सेल की ग्रोथ होगी, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाएगा, उसमें से जो न्यूक्लियस है वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। जिस तरह से हम लोगों ने माइटोटिक डिवीजन में ग्रोथ फेज पढ़ा था, उसी तरह से ये ग्रोथ फेज है। यानी कोई एक सेल या दो सेल या तीन सेल जो है, ये हमारी जो मल्टीप्लिकेशन सेल्स है, डिप्लॉयड सेल्स सारी बनी हुई हैं, इसमें से सेल्स जो होती हैं सब की सब नहीं, उसमें से कुछ सिलेक्टेड सेल्स जो हैं वो ग्रोथ फेज में आ जाएंगी, वो बड़ी हो जाएंगी, थोड़ी सी साइज बड़ी हो जाएगी, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिक एक्टिव हो जाएगी, वो सेल का न्यूक्लियस का डीएनए डुप्लीकेशन हो जाएगा, इस सारी के सारे प्रोसेस उसमें आरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, जितने एलिमेंट्स हैं सब के सब इसमें सिंथेसाइज हो जाएंगे। वो सेल हो जाएगी थोड़ा सा, ये जो हमारी जर्मिनल एपिथेलियम सेल थी जो माइटोटिक ग्रोथ फेज से बनी है, उससे थोड़ा सा भिन्न हो जाएगी साइज में, एक्टिविटी में, और उसमें जितने उसमें ऑर्गेनेली हैं सब के सब साइज बड़ी हो जाएगी, नंबर भी बड़ी हो जाएगी, डीएनए की डुप्लीकेशन हो जाएगा। इसको हम कहेंगे ग्रोथ फेज। देखिए ये हमारा जो आ गया, ये ग्रोथ फेज है, जो इस कलर की सेल दिखाई दे रही है। इसी में से ये भी डिप्लॉयड है, मतलब जो माइटोटिक डिवीजन से बना है मल्टीप्लिकेशन फेज में, उसी की ग्रोथ हो रही है। यानी सेल की जो प्लॉइडी है वो चेंज नहीं हो रही है, वो डिप्लॉयड ही है, बल्कि एक्टिव, साइज, ये सब चेंज हो रहा है। अब इसको जब कहेंगे, जब थोड़ा सा भिन्न हो गई ये सेल, इसको कहेंगे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे इसको। ये देखिए ये हो गया प्राइमरी स्पोसाइट, इसको बोल देंगे ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज, और इसको हमने बोल दिया मल्टीप्लिकेशन फेज। देखिए ये माइटोटिक डिवीजन होगा, स्पर्मेटोगोनिया, एक को स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे, जब उसको प्लूरल बोलेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम बोल देंगे। तो ये सब का सब जो है वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब ग्रोथ फेज हो गया। अब जब ग्रोथ फेज हो गई, सेल साइज, एक्टिविटी, ये सारा का सारा इस ग्रोथ फेज की सेल से डिफर हो गया, भिन्न हो गई, देखने में डिफरेंशिएट हो गई साइज में, उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। दूसरा आ गया समझ में, ये डिप्लॉयड ही है। अब आपका मल्टीप्लिकेशन फेज हो गया, ग्रोथ फेज हो गया। अब हम तीसरे में आएंगे, मैच्योरेशन फेज, जिसको मियाटिक फेज कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस डिवीजन होगी। किसमें होगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ये जो ग्रोथ फेज से सेल हुई है, ग्रोथ फेज में जो सेल का फॉर्मेशन हुआ है, इसी ग्रोथ सेल में अब मियोटिक डिवीजन होगी। अब ग्रोथ फेज देख रहे हैं आप, ये मियोटिक डिवीजन हुई। अब ये पहले फेज में 2 सेल बनेगी,
अब ये क्या हो गया, हेप्लॉइड। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मेयोसिस डिवीजन हुई, जो ग्रोथ फेज की स्टेज है, जितनी ग्रोथ फेज की सेल हैं वो मियाटिक डिवीजन में जाएंगी। ग्रोथ फेज की सेल को हम लोगों ने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहा था। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मेयोसिस जब होगी तो वो सेल हेप्लॉइड बन जाएंगी, और पहली बार में 2 बनेगी, उसके बाद 4 बनेगी। मेयोसिस डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा था। अब इसको क्या कहेंगे, फर्स्ट स्टेज में जो सेल बन रही है उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये हेप्लॉइड हो गया, क्लियर हो गई बात। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकंड मेयोटिक डिवीजन होगा तो 2 सेल और बन जाएंगी। पहले स्टेज में 2 सेल बनी, दूसरे में फिर एक ने 2 फिर बना दिया, ये 4 सेल हो गई। अब दूसरी बार जब मेयोटिक डिवीजन हो रहा है उसको कहेंगे हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक ना। अब 4 सेल हो गई। अब इससे जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हुआ, इससे जो सेल बन गई हैं चारों, अब इसको हम कहेंगे स्पर्मेटिड। यहीं से स्पर्मेटिड बनेगा। देखिए ये स्पर्मेटिड बनेगा, यहां स्पर्मेटिड बनेगा, ये स्पर्मेटिड है। ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया। इसको अभी आप मत पढ़िए, अभी केवल स्पर्मेटिड बना है। क्लियर हो गया। ये हो गया हमारा मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन आपकी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 पार्ट पढ़ा था। पहले स्पर्मेटिड, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, इसमें स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हो गया मियासिस के डिवीजन के बाद। अब दूसरा फेज हम पढ़ेंगे जिसमें ये स्पर्मेटिड स्पर्म में बदलेगा। अभी ये स्पर्मेटिड सेल जो है वो नॉन मोटाइल राउंड है, ये स्पर्म नहीं है, ये केवल स्पर्मेटिड है, एक सेल है, हेप्लॉइड नेचर का है। इसमें बहुत सारे ट्रांस स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होंगे, इसको मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे, डिवीजन नहीं होगा, केवल स्ट्रक्चरल चेंजेज होंगे। स्पर्मेटिड में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब स्पर्म बनेगा। अभी यहां तक समझ लीजिए कि स्पर्मेटिड बन गई, बस ये हेप्लॉइड जो चारों बनी हैं इन्हीं से स्पर्मेटिड बन जाएगा, एक एक सेल निकल जाए, ये स्पर्मेटिड कहलाएंगी। अब ये समझिए आप, ये क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज के बाद स्पर्मेटिड बन गया। ये देखिए हमारा स्पर्मेटिड, यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी इसको हम दूसरी बार में पढ़ेंगे, इसको भी आप भूले रहिए, खाली अभी ये प्रोसेस स्पर्मेटिड का पढ़िए बस। अब हम चलते हैं आगे, उसी को हम लोगों ने दिखाया है इसमें फिगर के माध्यम से। देखिए ये आपका स्पर्मेटोगोनिया है, ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर में पढ़ा था टेस्टी के। ये बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया हैं, या जर्मिनल एपिथेलियम है, या जर्म सेल है, या इसी को प्राइमोर्डियम जर्म सेल कहते हैं। इसमें जब मल्टीप्लिकेशन हुआ बहुत सारी सेल्स बन गई, ये डिप्लॉइड सब हैं। अब इसमें दूसरी स्टेज में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गई, ग्रोथ फेज में आ गया, कंप्लीट हो गई। अब इसमें मेयोटिक डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गई। अब जाकर के ये हमारे ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गई। अब इसी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 हो गए ना, अब ये चारों से निकले क्या, अर्ली स्पर्मेटिड से निकल रहे हैं। अब ये जो स्पर्मेटिड्स निकलेंगे यहाँ से, ये प्रकार की सेल हैं नॉन मोटाइल राउंडेड। ये जैसे ही सेल यहाँ से स्पर्मेटिड रिलीज होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, यहाँ जो सर्टोली सेल्स बीच बीच में हैं इसी में ये इम्बेड हो जाएगा, इसी में चिपक जाएगा। समझिए जो स्पर्मेटिड्स हैं जो बनी हुई हैं सर्टोली सेल्स से, देखिए अटैच हो जाएंगी, ये अटैच हो गई, क्योंकि सर्टोली सेल जो है स्पर्मेटिड्स को न्यूट्रिशन देगा और ये स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटोजोआ में बदलेगा, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए, एनर्जी मिलेगी स्पर्मेटिड से, सर्टोली सेल से। उस सर्टोली सेल से जब एनर्जी लेगा, भोजन लेगा, तो फिर अपने में चेंज लाएगा, इसका मेटामॉर्फोसिस होगी।
फिर जाकर के वो स्पर्मेटोजोआ में बदलेगा। ये भी यहाँ तक, ये केवल अभी आप स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ देखिए सर्टोली सेल्स में चिपक गई हैं, ये स्टेजेज है इसको। ये आप देखिए, ये हमारा इंटरस्टिशियल सेल्स हम लोगों ने पढ़ा था, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बाहर इंटरस्टिशियल सेल्स भी होती हैं, ये इसको बाहर दिखाया गया है। ये फाइब्रोलास्ट है, ये बेसल लेमाइना है। स्ट्रक्चर आप अगर ध्यान देंगे इसमें देखिए, इस पर ये पूरा स्टेजेस आपका टेस्टी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड दिखाया गया है। पोर्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूबुल, इसमें देखेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 स्पर्मेटिड्स, और ये 10 क्या होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, उसी से स्पर्मेटिड्स निकलेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होगा, कौन सा डिवीजन होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में? स्पर्मेटो जो गोनियम सेल थी उसको कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिवीजन होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड्स। एक सेल से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे। ये आपका स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा पोर्शन दिखा दिया गया है। अब देखते हैं, अब जरा सा हमें स्पर्मेटोजेनेसिस में देख लीजिए, ये सेल है निकल गई, स्पर्मेटिड्स जब निकली तो देखिए सर्टोली सेल्स में ये अंदर प्रवेश कर गई है। जैसे स्पर्मेटिड्स निकलेगा सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स से बाहर, सर्टोली सेल्स भी अंदर फ्लूट करती रहती हैं। सब जितने स्पर्मेटिड्स होंगे मियोसिस डिवीजन के सेकेंड पार्ट के बाद जब निकलेंगे सब के सब सर्टोली सेल से चिपक जाएंगे। अब वहां ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आगे ट्रांसफॉर्मेशन हम बताएंगे। डिफिनीशन है, जान लीजिए, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस sperm heads are embedded in the Sertoli cells to get nourishment, then they are released to lumen seminiferous tubules. It is spermiation. देखिए 2 शब्द जरूर याद रखिए, 2-3 टर्मिनोलॉजी इसमें है। एक तो होता है स्पर्मेटिड, इसको कहते हैं स्पर्मेटियोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन, और स्पर्मियोजेनेसिस का क्या मतलब है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। और स्पर्मिएशन का मतलब है कि स्पर्म फॉर्म होकर के सेल के वो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है उसके ल्यूमेन में आ रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजिंग शब्द होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? मियोसिस डिवीजन हुआ, स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में स्पर्मेटिड बनेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस से फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, और स्पर्म से ल्यूमेन में जो स्पर्मियोजेनेसिस से ल्यूमेन में जब स्पर्म निकल के आएंगे इस पर स्पर्मिएशन कहेंगे। कैसे बनता है जरा दूसरे पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें इससे पहले जरा हार्मोन देख लें, इसमें कौन कौन से हार्मोन काम करते हैं। देखिए हाइपोथैलेमस से सेक्रीट होता क्या? गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। जीएनआरएस सेक्रीट होगा कहां से? हाइपोथैलेमस से। ये हाइपोथैलेमस एक्ट्स ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट्स करेगा, वहां से 2 हार्मोन निकलेंगे, गोनाडोट्रोफिन हार्मोन कहेंगे उनको। पहले को हम हार्मोन को कहते हैं एलएच, ल्यूटिनाजिन हार्मोन, और दूसरे को क्या कहेंगे? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। जो एलएच हार्मोन है, ल्यूटिनाजिन हार्मोन, यह स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है, और जो एफएसएच हार्मोन है वो स्पर्मेटिड से स्पर्म फॉर्मेशन में काम करता है। थोड़ा सा टेक्निकल अंतर है। जो एलएच हार्मोन है ये स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन करता है, यानी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के अंदर जितने एक्शन होते हैं स्पर्मेटिड फॉर्मेशन तक उसको ये स्टिमुलेट करता है। स्पर्मेटिड जब फॉर्म हो गया तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के बीच के जो प्रोसेस है उसको हमारा एफएसएच स्टिमुलेट करता है। एफएसएच
और LHH के एक्शन के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि दो हार्मोन स्पर्मेटोजेनेसिस में काम करते हैं। पहला हार्मोन कौन सा? FSH। रिलीज कहाँ से होगा? इंटीरियर पिट्यूटरी से। इसको कौन स्टिमुलेट करेगा? हाइपोथैलेमस से GnRH। ये हार्मोनल एक्शन है। सारे के सारे जो स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं ये हार्मोनल एक्शन से होते रहते हैं। अगर ये हार्मोन नहीं सक्रिय होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी ही नहीं। तो कौन से हार्मोन है, दोनों हार्मोन कहाँ काम करते हैं, कहाँ से सक्रिय होते हैं, कैसे स्टिमुलेट होते हैं, ये जानकारी अत्यंत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखते हैं, अब हम देखते हैं जरा स्पर्मेटिड से स्पर्म कैसे बन रहा है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ कम पढ़ाया जाता है, आउट ऑफ कोर्स ही समझिए, लेकिन बहुत आवश्यक है। स्पर्मेटिड तक तो सब पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन स्पर्मेटिड से स्पर्म नहीं पढ़ते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। इसके कौन कौन से स्टेज हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। इसके करीब 5 स्टेज हैं। पहले को हम कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ हेड। फॉर्मेशन ऑफ हेड। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। तीसरे को कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेक का फॉर्मेशन हो रहा है। चौथे को कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ मिड पीस। और पांचवें को कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ टेल। एक मैच्योर स्पर्मेटोजेनेसिस का देखेंगे आप, एक हेड होता है, उसके ऊपर एक एक्रोसोम होता है, उसके बाद बीच में नेक होती है, ये मिड पीस है, उसके बाद टेल है। लेकिन हमारा जो स्पर्मेटिड है वो तो सिंपली ये राउंडेड सेल है, नॉन मोटाइल, राउंडेड, स्फिरिकल, ये सेल है। अब ये स्पर्म बदलेगा तभी तो फ्रूट करके वो जाएगा, अपना काम करेगा। अब इसको जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने के प्रोसेस जो होते हैं वो ये 5 स्टेप में होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हेड पहले, देन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ नेक कैसे होता है, फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ मिड पीस, एंड फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ टेल। ये कैसे बनते हैं जरा ध्यान से इसकी प्रोसेस को समझते जाइएगा। ये जो हमारा स्पर्मेटिड है, एक सेल है, बीच में न्यूक्लियस है, उसके बाद देखेंगे सेंट्रियोल भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्गी बॉडी भी है, जैसे एक सेल में होता है वो सारी की सारी चीजें ये स्पर्मेटिड सेल में है। अब इसी सेल का इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसको कहेंगे मेटामॉर्फोसिस या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स या स्ट्रक्चरल चेंजेस। इसमें किसी तरह कोई डिवीजन नहीं होता है, केवल मॉर्फोलॉजिकल चेंज होते हैं। और ये मॉर्फोलॉजिकल चेंज इस सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली हैं इन्हीं के माध्यम से ये चेंज होगा। इसके फॉर्मेट, इसका जो फॉर्म है, शेप, साइज चेंज होगी। कैसे चेंज होगी देखिए। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ हेड, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, बीच में डीएनए है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोपोर है, और इसमें आरएनए भी है। यही तो एक सिंपल सेल का स्ट्रक्चर होता है। पहले स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियस में चेंजेज होंगे। स्पर्मेटिड्स के न्यूक्लियस में क्या क्या चेंज होंगे, जो डीएनए है वो कंडेंस होगा, जो पैक है, आप हम लोगों ने पढ़ा था डीएनए जो है पैकेजिंग होती है, पैक जो होता है वो पैकेज टूटेगी, कंडेंस होगा। उसमें जो हिस्टोसिन प्रोटीन थी वो प्रोटामाइन प्रोटीन में रिप्लेस हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, इसको कम पढ़ाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर चेंजेज हो रहे हैं स्पर्मेटिड। क्या चेंज हो रहा है, पहले डीएनए जो कंपैक्ट था वो कंडेंस होगा। कंडेंस कैसे होगा, उसका जो हिस्टोन प्रोटीन है वो रिप्लेस होगी प्रोटामाइन से। प्रोटामाइन एक प्रकार का प्रोटीन होगा, हिस्टोन खत्म हो जाएगी, प्रोटामाइन आ जाएगी। हिस्टोन प्रोटीन इसको कंपैक्ट करता है, अब इसका कंपैक्शन खत्म हो गया, अब ये कंडेंस हो गया। नंबर 1, आरएनए का कोई काम नहीं है, आरएनए एलिमिनेट हो जाएगा। नंबर 2, नंबर 3 क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म जो उस सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर है, उसका जो वाटर कंटेंट है
वो डिसअपियर हो जाएगा, अब वो कंडेंस हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म में। न्यूक्लियर पोर वो भी डिसअपियर हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी, और इसका जो न्यूक्लियस का शेप है वो इलांगेट और स्फेरिकल हो जाएगा। दिस इज द चेंजेस इन न्यूक्लियस इन द स्पर्मेटिड्स। ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लियस में चेंज हो रहे हैं। क्या क्या चेंज हो रहे हैं? ये जो राउंडेड न्यूक्लियस है अब ये कंडेंस और स्फेरिकल एलोंगेटेड न्यूक्लियस में चेंज होगा। क्या क्या चेंजेस होंगे इसमें? पहला, डीएनए कंपैक्ट होगा, उसका हिस्टोन प्रोटीन प्रोटामाइन पोन से चेंज हो जाएगी, आरएनए खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म का जो वाटर कंटेंट है वो एलिमिनेट हो जाएगा, कंडेंस होगी, न्यूक्लियोपोर बंद हो जाएगा। अब ये इसकी साइज जो है, जब कंडेंस हो गया इसकी साइज जो है वो इलांगेट हो जाएगी। ये हो गया हमारा इसके न्यूक्लियस के अंदर के चेंजेस। अब ये जो राउंडेड न्यूक्लियस था वो स्फेरिकल हो गया। एक तो ये चेंज हुआ हेड के फॉर्मेशन में। दूसरा, सेल के अंदर जो गोल्गी बॉडी है ये ऊपर आकर के इस स्टेज में, देखिए इस स्टेज तक तो ठीक है, इसका जो गोल्गी बॉडी है ऊपर आएगा। ये जो सेंट्रियोल्स है, दोनों साइड में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल्स और डिस्टल सेंट्रियोल्स हैं, इसका मूवमेंट होगा, सेंट्रियोल मूव करेंगे, वो नीचे साइज में आ जाएंगे, क्योंकि ये नेक और आपका टेल फॉर्मेशन करेंगे सेंट्रियोल्स। गोल्गी बॉडी ऊपर एलिमिनेट होगी। गोल्गी बॉडी में हम देखे थे ग्रेन्यूल्स होते हैं और वैक्यूल्स होते हैं, ये इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पे वैक्यूल्स, और उसका ग्रेन्यूल्स ऊपर चला जाएगा और ऊपर से साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाएगा, ये एक्रोसोम का फॉर्मेशन करेंगे, और इसका ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स ऊपर कनेक्ट करके इसकी कैप का फॉर्मेशन करेगा। जो हमारा स्पर्म होता है सबसे पहले उसका साइटोप्लाज्म होगा, उसके बाद उसकी कैप होती है बीच में, देखिए कैप बनी रहेगी यहाँ, जो मैच्योर होगा उस पर ऊपर कैप होती है, उसके बाद हमारा एक्रोसोम होता है। तो गोल्गी बॉडी ये एक्रोसोम और इसके कैप का फॉर्मेशन करेगी सेंट्रियोल्स मिल करके। जो गोल्गी बॉडी बच जाएगा उसको गोल्गी रेस्ट कहते हैं। इस तरह से जो गोल्गी बॉडी एक्रोसोम का फॉर्मेशन करेगा और कैप, उसका ग्रेन्यूल्स और वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म मिलकर उसके कैप बनाएंगे, और न्यूक्लियस स्फेरिकल चेंजेज होकर के जो राउंडेड था वो स्फेरिकल हो जाएगा। तो गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियर चेंजेज ये सब चेंज हो जाएंगे। अब जो हेड था इसका, जो न्यूक्लियस था, अब ये हेड का फॉर्मेशन करेगा, देखिए हेड बन गया। एक्रोसोम वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। एक्रोसोम उसी तरह से फंक्शन करता है जैसे सेल के अंदर लाइसोसोम फंक्शन करती है। लाइसोसोम क्या करती है? डिसॉल्व करती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। उसी तरह से एक्रोसोम के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं। दो तरह के एंजाइम्स होते हैं, कई बार पूछे गए। एक तो एक्रोसिन होता है, दूसरा हाइलेरोनिडेज एंजाइम होता है। हाइलेरोनिडेज ये हार्मोन्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स इन द एक्रोसोम, एक्रोसिन एंड हाइलेरोनिडेज। हाइलोरोनिडेज HY, इस पर देखिए HYLAURODINASE, हाइलेरोडिनेज। कई बार पूछा गया, एक दो बार में। एक्रोसिन एक एंजाइम सब पढ़ते हैं, लेकिन ये दो तरह से दूसरे वाले एंजाइम को कोई नहीं पढ़ता है। स्पेलिंग सुन देख लीजिए, स्पेलिंग थोड़ा सा इसमें टिपिकल है इसका। HYLAURODINASE, हाइलेरोडिनेज। और एक एक्रोसिन। हाइलेरोडिनेज क्या करता है? आप देखेंगे ओवम नहीं, सेकेंडरी साइड जो बना था उसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा की लेयर थी, उसके अंदर जोना पेलुसिडा की लेयर थी। तो जो कोरोना रेडिएटा है उसको ये हाइलेरोडिनेज एंजाइम डिसॉल्व करता है। उसके बाद जो पेलुसिडा है उसको एक्रोसिन, एक बार पूछा गया था,
कि जो कोरोना रेडिएटा को कौन सा हार्मोन स्पर्म के अंदर है जो इसको डिसॉल्व करता है। बहुत लड़के गलत करके गए थे, क्योंकि एक्रोसिन ही हम पढ़ते हैं, हेलोरोडिनेज हम नहीं पढ़ते हैं। तो दो तरह के एंजाइम हैं, दो तरह के लेयर्स को ये डिसॉल्व करती हैं। इसीलिए एक्रोसोम जो है उसी तरह से काम करता है जैसे सेल के अंदर लाइसोसोम काम करती है। ये जाएगा सबको सामने ही, बिल्कुल सामने रहता है एक्रोसोम। सबसे पहले इसका कैप है, उसके बाद एक्रोसोम है, इसमें एंजाइम्स है, उसके बाद न्यूक्लियर डीएनए होता है। सबसे ऊपर कैप, उसके ऊपर साइटोप्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद उसकी कैप होती है। ये कैप कौन बना रहा है? गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स और ग्रेन्यूल्स। उसके बाद एक्रोसोम होगा, जस्ट उसके पीछे एक्रोसोम होगा। ये कैप है, उसके बाद एक्रोसोम है। एक्रोसोम ये दोनों हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियर मटेरियल यहाँ होता है। उसके बाद इधर नेक होती है। ये इसका अरेंजमेंट होता है स्पर्म का। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, कैप सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बाद कैप, उसके बाद एक्रोसोम, एक्रोसोम में एंजाइम्स, उसके बाद डीएनए या न्यूक्लियर मटेरियल कंपैक्ट के रूप में इलोंगेटेड। ये सबसे ऊपर वाला हेड का फॉर्मेशन होता है। हेड के फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी और उसका वैक्यूल्स, ग्रेन्यूल्स, ये सब मिलकर के इसका एक्रोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखिए, अब आइए, अब नेक का फॉर्मेशन। नेक का फॉर्मेशन सेंट्रियोल करता है। यहाँ पे सेंट्रियोल भी होते हैं सेल में। डिस्टल सेंट्रियोल और प्राइमल सेंट्रियोल मिलकर के नेक का फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद मिड पीस आ जाती है। मिड पीस में आप देखेंगे माइटोकांड्रिया होता है। जितने इसमें सेल के अंदर माइटोकांड्रिया होते हैं, उसका कई डिवीजन हो जाएगा, माइटोकांड्रिया कई हो जाएंगे और स्पाइरली अरेंज्ड हो जाएंगे। स्पाइरली अरेंज होंगे ये माइटोकांड्रिया, स्पाइरली अरेंज होकर के एक लिंक एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ये उसका मिड पीस हो गया। उसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स और सेंट्रियोल फिर मिलकर के टेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। टेल्स पीसेस में होते हैं। साइटोप्लाज्म जो स्पर्मेटिस के का है, सब उसके वाटर कंटेंट खत्म हो जाएंगे, कंटेंस हो जाएगा। अब ये जो स्पर्म बन गया हमारा लाइट हो गया। जो क्रोमैटिड्स वजनदार था, अब ये लाइटेड हो गया, जिससे हल्का हो गया, स्विम करेगा। इस तरह से 5 चेंजेस हुए स्पर्मेटिड्स में। फॉर्मेशन ऑफ हेड हुआ किसके मदद से? न्यूक्लियर में चेंजेस हुए, एक्रोसोम का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद नेक बनी, मिड पीस बनी, माइटोकांड्रिया से स्पाइरली अरेंज होकर कनेक्ट हुए, सेंट्रियोल्स नेक्स बनाया, सेंट्रियोल्स नेक्स बना दिया, प्राक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स और प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में करके टेल का फॉर्मेशन कर दिए। इस तरह से एक स्पर्मेटिड्स 5 प्रोसेस से होते हुए स्पर्म में बदल दिया, चेंज हो गया। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म या स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म। ये हो गया हमारा सेकंड स्पर्मियोजेनेसिस। देखें, अब ये जो है हमारा स्पर्म बन के रेडी हो गया यहाँ, और इस इपिडिडिमिस में कलेक्ट होता है। इपिडिडिमिस जब कलेक्ट रहेगा, इपिडिडिमिस क्या करती है? स्टोर का काम करती है स्पर्म का, सिक्योरिटी डिफेंस सुरक्षा भी काम करेगी, उसकी कलेक्शन काम करेगी, और यहाँ मैच्योरेशन भी होगा। तो ये भी डिडिमिस में बन करके चले जाएंगे। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स बनेगा, वहाँ से रेटी टेस्टी में आएगा, रेटी टेस्टिस से वास इफरेंस से होते हुए एपिडिडिमिस में आएगा, एपिडिडिमिस में कलेक्ट रहेगा, एपिडिडिमिस से वास डिफरेंस से होकर के बाहर जाएगा। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्म यानी स्पर्मियोजेनेसिस। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ देखेंगे। सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देखो हमने बता दिया, सबसे ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन उसके बाद एक्रोसोम, उसके बाद न्यूक्लियस, उसके बाद देखेंगे ये नेक है, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ बता दिया गया। उसके बाद मिड है, यहाँ पे माइटोकांड्रिया देखिए स्पाइरली एक दूसरे से कनेक्ट हैं। उसके बाद टेल का फॉर्मेशन हो गया, यानी हेड, मिडिल पीस, टेल,
ये तीनों हैं, वही स्ट्रक्चर है। इसका चर्चा हो गई। एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ह्यूमन का स्पर्म होता है वो 660 म्यू माइक्रोन या 0.06 मिली माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। ये कभी कभी पूछा जाता है। ह्यूमन का जो स्पर्म होता है वो 60 माइक्रोन या 0.06 मिली माइक्रोन इसकी इतना लॉन्ग होता है, लंबाई होती है। एक्रोसोम बता दिया गया, माइटोकॉन्ड्रिया, मिड पीस, एंड पीस। इसका अलग अलग हो गया। देखो हेड जो होता है वो 5 होता है म्यू माइक्रोन, और इसका माइटोकॉन्ड्रिया वाला पोर्शन जो है, मिडिल पोर्शन, ये भी 5 ही होता है। देखिए हेड और मिडिल दोनों लगभग बराबर हैं। 50 म्यू माइक्रोन होता है इसका प्रिंसिपल पीस, और इसका एंड टेल जो होता है 5 होता है। इसके पार्ट्स के भी अलग अलग बता दिए गए हैं। ये कभी कभी क्वेश्चन बनते हैं। टोटल लेंथ कितनी है, हेड की लेंथ कितनी है, मिडिल पीस की कितनी है, प्रिंसिपल मिडिल पीस कितनी है, एंड की कितनी है। हेड, मिडिल और टेल से बना हुआ है, इसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। ये देखिए वही स्ट्रक्चर है हेड का भी। हेड में ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद एक्रोसोम होता है, उसके बाद न्यूक्लियस होता है। कैसे फॉर्मेशन होगा, चेंजेस होगा, हम लोगों ने चर्चा कर लिया। ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है इसको। ये जानिए इसका ओवल शेप्ड होता है। हेड जो है वो ओवल शेप्ड होगा और फॉर्म बाय न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। हेड किससे बनता है, न्यूक्लियस और एक्रोसोम से। एक्रोसोम किससे बनता है, गोल्गी ऑपरेटर से, और न्यूक्लियस दोनों मिला करके हेड बनाते हैं। कैसे चेंजेस हुआ हम लोगों ने चर्चा कर ली। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इट कंटेन्स लाइटिक एंजाइम। यही लाइटिक एंजाइम गोल्गी कॉम्प्लेक्स में काम करता है, जिससे इसका फॉर्मेशन होता है। बिहाइंड हेड नेक है, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग देख लिए होंगे। ये मिडिल पीस है, इसमें एक्सियल फिलामेंट इसको कभी कभी बोलते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म स्पाइरली होते हैं। इसको हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया है, बहुत इसमें नहीं है। और उसके बाद ये टेल है लास्ट में, ये स्विमिंग में हेल्प करता है। फ्लैजिलम, इसको फ्लैजिला भी बोलते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल से इसका मॉडिफिकेशन होता है। सेंट्रियोल्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और साइटोप्लाज्म ये सब मिलाकर के टेल्स बनाते हैं, जो स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करता है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देगा, टेल जो है मूवमेंट करेगी। एक्रोसोम ये आपका लाइसोसोम की तरह काम करेगा, तोड़ता जाएगा आगे से। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, इसके पीछे न्यूक्लियस है, इसमें जो न्यूक्लिक मटेरियल पड़ा हुआ है, डीएनए स्पेशली, वो सेफ सुरक्षित रहता है। उसी समय निकलता है जब स्पर्मेटो जो ओवम का न्यूक्लियस सामने आ जाएगा तभी निकलेगा। अदरवाइज ये एक्रोसोम इसका जो पायलटिंग की तरह काम करता रहता है। मतलब एक्रोसोम लाइसोसोम की तरह पायलटिंग का काम करेगा, आगे सबको तोड़ते हुए चला जाएगा, दीवारों को डिसॉल्व करते हुए दोनों एंजाइम्स की मदद से। इसको एनर्जी कौन देगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो मिड पीस में है, और टेल इसमें हेल्प करेगा। ये सारे के सारे सब हेल्प करते हैं किससे, ये जो हेड है आगे बढ़ता जाए। कैसे फॉर्मेशन होता है हम लोगों ने देख लिया। नाउ एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो ह्यूमन का स्पर्म होता है, जो एक बार इजैकुलेट होता है, उसमें कम से कम 2 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। एक बार जब मीटिंग होती है मेल और फीमेल की, एक बार जब इजैकुलेशन होता है स्पर्म, उसमें से 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, बहुत होते हैं। और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, 60% स्पर्म जो होता है वो नॉर्मली शेप और साइज का होता है, लेकिन 40% जो है वो बिगरस एक्टिव होता है। जितना भी सीमेन एक बार में निकलता है, सीमेन इजैकुलेट के बाद, उसमें 200 से लेकर के 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। मेल और फीमेल जब क्वाइट्स करते हैं तो एक बार जब इजैकुलेट होता है, एक झटके में जब निकलता है, तो उसमें 200 से लेकर के 300 मिलियन होते हैं। और उसमें 60% की साइज और शेप नॉर्मल होता है।
40% की उसमें से विगरस होता, तेज ज्यादा होता है, उनका एक्टिविटी, उनका शेप एंड उसकी साइज, ये 60 और 40 का रेशियो होता है। अगर 60-40 का रेशियो नहीं रहेगा तो फिर फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक जनरल रेशियो है 60-40। 60% जो होते हैं वो नॉर्मल शेप और साइज होते हैं, लेकिन 40% जो होता है वो विगरस होते, तेज होते हैं। और एक बार इजैकुलेटर होने में 200 से लेकर के 300 आपके निकलते हैं क्या, स्पर्म्स। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ मेल। नाउ एक बार मैं अगेन से रिपीट कर देता हूं। स्पर्मेटोजेनेसिस इज परफॉर्म इन टेस्टिस। टेस्टिस हमारे एक पेयर होते हैं एब्डोमेन में, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। इसमें सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होती है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होगी। स्पर्मेटोजेनेसिस 3 फेज में पूरी होती है, ग्रोथ फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लिकली डिवाइड करेगी, माइटोटिकली डिप्लॉयड सेल बनेगी। ग्रोथ फेज में उसमें से सेल एक ग्रोथ करेगी और उसके बाद उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहेंगे, वो भी डिप्लॉयड ही होगी। इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा, 2 बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी डिवीजन होगा, 4 बनेंगे स्पर्मेटिड्स। एक स्पर्मेटोसाइट्स 4 स्पर्मेटिड्स बनाती है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड फ्रॉम सेमिनिफरस जर्म सेल्स, यानी स्पर्मेटोगोनिया से इसको हम कहेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर इस स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन होंगे या मेटामॉर्फोसिस होती, तो स्पर्मेटोजोआ में बदलेगा, स्पर्म बदलेगा। ये 5 प्रोसेस में पूरा होता है। स्पर्मेटिड में क्या क्या चेंजेस होते हैं, इसके हेड का फॉर्मेशन होगा, एक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, नेक का फॉर्मेशन होगा, मिडिल पीस का फॉर्मेशन होगा, टेल का फॉर्मेशन होगा। सेल्स स्पर्मेटिड के कौन कौन से इसमें ऑर्गेनली काम करते हैं हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो दिस इज द होल अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। आई होप कि आप मेल पार्ट का स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।